गुड मॉर्निंग और नमस्कार, अभिवादन आप सभी को दोस्तों। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया परसों के अपने व्लॉग में, लास्ट व्लॉग किया था मैंने और उसमें मैंने आपको बताया था कि तल्खी, कड़वाहट और गर्मी पाकिस्तान की सियासत में, राजनीति में लगातार बढ़ती चली जा रही है और अब वो गर्मी, वो तल्खी वो लगातार और बढ़ रही है। जिस घटना का ज़िक्र मैंने आपसे किया था, वो ये कि शहबाज शरीफ कई हफ्तों बाद मतलब जब से वो सरकार से गए, वो लंदन चले गए थे, भाई के पास ही थे और वहां से अभी 2 दिन के लिए लौटे, विद इन 48 आवर्स वो वापस हो गए। याद रहे कि जब वो वापस आए उसी दिन नवाज शरीफ ने वहां स्टेटमेंट दिया था कि जो पुराने जज हैं जिन्होंने साजिश में तमाम राजनीति में दखलंदाजी की और साजिश की और शामिल हुए एस्टेब्लिशमेंट के साथ में, और खुद एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो लोग थे यानी कि जनरल बाजवा, फैज, ये तो मिनिमम लोग हैं, शामिल होने को तो लिस्ट बड़ी लंबी जाती है। 2011-12 के डाउनवर्ड जितने भी आर्मी चीफ हैं सब शामिल थे, उनके नाम नहीं लिए गए, लेकिन जो डायरेक्टली रिलेटेड थे इमरान खान, इनके नवाज शरीफ के टेन्योर से, जब इनको हटाया गया 17 में पावर से, तो बल्कि 18 में इलेक्शन हुए थे, 17 में इनको डिस्क्वालीफाई किया गया था कोर्ट के जरिए, शाकिब निसार कोर्ट के जरिए। उस समय से आप ये देखिए तो वहां पर मौजूद कौन थे, जनरल बाजवा और जनरल फैज, उन दोनों के नाम उन्होंने लिए। 3-4 जजेस के उन्होंने नाम लिए जो फॉर्मर जजेस हैं, चाहे वो खोसा हो, गुलजार हो, साकिब निसार हों या इवन बंदयाल हों, ये पूरी लिस्ट उन्होंने गए। और इतना ही नहीं, उन्होंने एक और नाम जिसमें ऐड करते हैं वो ये जो जो आने वाले चीफ जस्टिस हैं, ये एजाज एहसन, हाँ, एजाज एहसन, हाँ, तो इनको इनकी भी बात की उन्होंने। बड़े इंटरेस्टिंगली, खैर मैं अभी और आपको इस बारे में डिटेल देता हूँ जो नया इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है उस सारी लिस्ट में जिन नामों को का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि कल जो बात की है नवाज शरीफ ने, उसमें अचानक एजाजुल एहसन का नाम मिसिंग था, वो उसमें कल वो नाम नहीं था, तो मे बी बाय एरर वो नाम मिस हुआ। हालांकि नवाज शरीफ साहब कुछ भी इस तरह का मिस नहीं करते, वो उनके वर्ड्स बड़े कैलकुलेटेड होते हैं, कम बोलते हैं, लेकिन जो बोलते हैं वो अपनी तरफ से खरा बोलते हैं, और वो खरा बाद में खरा ना साबित हो, अलग बात है। तो खैर, तो मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि वो तल्खी लगातार बढ़ रही है। बड़ा साफ ही बताया गया है। आपको फैसल वावड़ा की बात याद होगी, फैसल वावड़ा साहब को आप ये मान लीजिए कि वो इस नई उभरती इस एस्टेब्लिशमेंट के जो अपने लगातार अपनी पकड़ मजबूत करती जा रही है कंट्री के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर, इस एस्टेब्लिशमेंट के नए अनऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है शेख रशीद है। नए, एजुकेटेड, ज्यादा स्वेर, ज्यादा हसीन, ज्यादा पसंदीदा, ज्यादा पढ़े लिखे नए शेख रशीद। ये शेख रशीद का नया वर्जन जो है उसका नाम है फैसल वावड़ा। तो फैसल वावड़ा साहब ने राउफ क्लासरा साहब के साथ बातचीत में ये बताया इस सारी बात का कि शहबाज शरीफ को बड़े कड़े लफ्जों में उनको ये कह दिया गया है कि ये जो नवाज शरीफ की अप्रोच है ये नहीं चलेगी, और अगर ये इस अप्रोच को वो कंटिन्यू करते हैं, फॉलो करते हैं, तो पिछली बार जब वो आने की कोशिश की थी मुशर्रफ वाले टाइम पर, तो उनको हवाई जहाज में बांध के वापस भेज दिया गया था। आपको याद होगा, हवाई जहाज के अंदर उनको हथकड़ी लगाई गई थी नवाज शरीफ को उस वक्त में। अब एसोल्यूशन ने मैसेज ये दिया है बकौल फैसल वावड़ा, जिनकी बात को इनकार करना मुश्किल है, क्योंकि वो बड़े सरेआम ये कहते हैं कि वो उनकी एस्टेब्लिशमेंट के नजदीक हम वो और उनका मौकफ लेके आ रहे हैं, और वो लगातार जो प्रेडिक्शंस दे रहे हैं वो सही साबित हो रही हैं। तो माना यह जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट फैसल वावड़ा के जरिए बात कर रही है लोगों से और मीडिया से। तो फैसल वावड़ा के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट ने शहबाज शरीफ को बता दिया है कि नवाज शरीफ को कह दिया जाए कि अगर वो इसी नैरेटिव पर कायम रहते हैं तो इस बार उनको हवाई जहाज से बांधकर वापस नहीं भेजा जाएगा, यहीं रख लिया जाएगा। इस बार बांधकर यहीं रख लिया जाएगा, कहीं नहीं जाएंगे। तो बेहद कड़ा मैसेज, बहुत कड़वाहट के साथ दिया गया मैसेज, लेकिन इससे आपको ये पता लगना चाहिए कि दरअसल हालात कितने संगीन है। मैं आपको फिर कहूंगा, पाकिस्तान में कुछ कमेंटेटर्स ऐसे हैं जो कंफ्यूज कर रहे हैं लोगों को। ये जो हमारे रजी दादा है उनमें से एक है कि नहीं साहब कुछ नहीं हुआ, वो तो मरियम इसलिए गई हैं कि उनकी बेटी का एडमिशन था। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है कि मरियम नवाज जिस वक्त गई हैं उनका दौरा पहले से तय था। ये भी है कि उनकी बेटी का ऑक्सफोर्ड में एडमिशन हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन ये जो टाइम है कोइंसाइड किया है, चाहे वो बाई चांस ही किया है, वो ऐसे वक्त पर गई हैं जिस वक्त ये क्राइसिस खड़ा हुआ है, और ये खड़ा हुआ क्राइसिस सब लोग जानते हैं। कोई अगर इसको निगेट कर रहा है तो दरअसल अपने आप से और पब्लिक से
झूठ बोल रहा है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों है हुआ क्या है, एस्टेब्लिशमेंट परेशान है इस बात से कि नवाज शरीफ अगर इस वेंडेटा पॉलिटिक्स पर आ रहे हैं और वो वापस आकर एस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर, स्पेशली एस्टेब्लिशमेंट के लोगों पर इस तरह से केसेस चलाने की उम्मीद कर रहे हैं या उनको बदमजगी शुरू करने जा रहे हैं पॉलिटिक्स में, तो वो उनके लिए और इवन मौजूदा क़यादत के लिए वो ठीक नहीं है। क्यों? आर्मी नहीं चाहती, एस्टेब्लिशमेंट कहे आर्मी कहे, बेसिकली तो मतलब उसका आर्मी से ही होता है। आर्मी ये नहीं चाहती कि वो ऐसा कोई प्रेसिडेंट खड़ा करे जो कल को उनके अपने गले पड़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फैसला जो बाजवा ने किया अपने वक्त में और फैज ने किया अपने वक्त में, तो वो एज इंडिविजुअल फैसला कर रहे थे या वो एज इंस्टीट्यूशन फैसला कर रहे थे। माना यह जाता है इंस्टीट्यूशन के अंदर कि वो एक इंस्टीट्यूशनल फैसला था, सही था या गलत था, ये एक डिबेटेबल इशू है, लेकिन फैसला इंस्टीट्यूशन का था। अब इंस्टीट्यूशन को रिप्रेजेंट कौन करता है? बाजवा, या अपने उसमें आईएसआई को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वो फैज थे। तो ये सिलसिला, तो वो मानते हैं कि इंस्टीट्यूशनल फैसले को चैलेंज करते हुए इंडिविजुअल्स को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए, और अगर किया जाता है तो सच ये भी है दोस्तों कि इवन आज की एस्टेब्लिशमेंट भी पॉलिटिक्स में बाकायदा मुलव्वस है, ये आप जानते हैं, खूब देख रहे हैं, रोजमर्रा का किस्सा है। आखिर पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है? एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है ना। तो माना यह जा रहा है कि फौज को यह लगता है कि अगर आज ये प्रेसिडेंट खड़ा किया जाता है तो जो आज के मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, कल उनके लिए यही मसाइल उनको घेरेंगे। कारण क्यों घेरेंगे? क्योंकि आज भी मान लीजिए पीटीआई के खिलाफ वो ये सब कुछ मुहिम चला रहे हैं, चाहे किसी भी इंटरेस्ट से चला रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट में चला रहे हैं, चाहे जो से चला रहे हैं, लेकिन कल मान लीजिए कि यही पीटीआई के लोग किसी भी फॉर्म में, किसी दूसरे नाम से, किसी और पार्टी में जाकर और वापस आते हैं पावर में, तो क्या उनके लिए ये प्रेसिडेंट जो खड़ा किया जाएगा नवाज शरीफ के कहने के मुताबिक, क्या वो इनके गले नहीं पड़ जाएगा? क्या फिर इनको उसी तरह से नहीं कटघरे में खड़ा किया जाएगा जैसे आज बाजवा और फैज को खड़ा किया जाएगा? तो ये वो सिचुएशन है जिससे एस्टेब्लिशमेंट खौफजदा है और वो बिल्कुल इस सिचुएशन से कंप्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है। मैं आपको याद दिला दूं कि ये इंस्टीट्यूशनल फैसले जो है ना, इनको आप देखिए, पूरा इतिहास है इनका, है ना। चाहे आप जनरल असलम बेग के वक्त से ले लीजिए, जब वो बेनजीर को उन्होंने कहा था कि भाई आप पावर में आएंगे तो आप आर्मी के अगेंस्ट कहीं किसी कोई एक्शन नहीं लेंगे, या कि जब खुद जनरल असलम बेग पर एक्यूजेशंस आए थे तो आपको याद होगा जनरल कियानी ने बिल्कुल साफ कह दिया था कि कुछ नहीं इनके अगेंस्ट किया जाएगा, है ना। तो ये वो सिलसिले हैं जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले से चले आ रहे हैं, और कभी भी एस्टेब्लिशमेंट ने, जो भी मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट उस वक्त की थी, उसने कभी भी इन पर कंप्रोमाइज नहीं किया है। तो वो आज कंप्रोमाइज क्यों करेंगे? भूल जाइए। देखिए, अगर बात सिर्फ नेशनल इंटरेस्ट की होती तो समझ में आती थी। आज भी कोई नेशनल इंटरेस्ट तो नहीं देखा जा रहा है, आई मीन प्रिज्यूमली देखा जा रहा है, लेकिन इस प्रिज्यूम्ड जो नैरेटिव क्रिएट कर रही है एस्टेब्लिशमेंट कि नहीं हम नेशनल इंटरेस्ट में सब कुछ कर रहे हैं, दरअसल तो सच नहीं है ना। आप मुझे बताइए कि इवन जो मैं आपसे अक्सर बात करता रहा हूं कि जो इनिशिएटिव्स नए आर्मी ने शुरू किए हैं, इनमें पॉलिटिकल ऑनरशिप तो कोई है ही नहीं। कौन लेगा इसकी पॉलिटिकल ऑनरशिप? कल को आसिम मुनीर चले जाएंगे अपना टेन्योर पूरा करके 3 साल का, तो उसके बाद में इनके डिसीजंस की पॉलिटिकल ऑनरशिप किसके पास होगी? किसी के पास नहीं। और इंस्टीट्यूशन को आप एक्यूज कर नहीं सकते क्योंकि ये ट्रेडिशन है और कोई प्रेसिडेंट नहीं बनाने देगा आपको, तो फिर जिम्मेदारी कहां फिट हो? मैं कहने की कोशिश आपसे ये कर रहा हूं कि नवाज शरीफ का जो स्टैंस है, अगर आप इन प्रिंसिपल देखें तो वो बिल्कुल सही है कि भाई कहीं ना कहीं तो बात को खत्म करना होगा, और अगर ये मान भी लिया जाए कि आप किसी के खिलाफ एक्शन नहीं लेना चाहते हैं, तो जो बेयर मिनिमम होना चाहिए, अगर आपको वो जो याद हो, जो डेमोक्रेसी को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के बीच में, उसमें भी एक शर्त थी कि एक ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन जैसा कुछ बनाया जाए, जहां पर तमाम जो लोग हैं डिफरेंट इदारों से, वो आकर कम से कम अपनी अपनी गलतियां माने तो सही। तो वहां पर मिट्टी पाव वाला जो प्रोग्राम है वो वहां पर किया जा सकता है कि भाई सब आए, अपनी अपनी गलती को माने और ये कहें कि वो आगे से ऐसा ना होंगे, ना ऐसा करेंगे, ना कम से कम उसमें शामिल नहीं होंगे, ऐसी किसी साजिश में दोबारा शामिल नहीं होंगे, और अपोलोजाइज करें कंट्री से। ये वो सिलसिला है जिससे साउथ अफ्रीका का मॉडल हमारे सामने मौजूद है। वो बेसिकली उस लाइन पर बात थी। लेकिन आप ये देखिए कि आज तक ऐसे किसी ट्रुथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात कहीं
फिजिकली की नहीं गई है, मतलब प्रैक्टिकली जमीन पर कहीं इस तरह कमीशन का किसी न कोई जिक्र किया गया कभी। हालांकि ऑन पेपर ये उस एग्रीमेंट में, उस अंडरस्टैंडिंग में मौजूद है। तो इससे पता लगता है कि दरअसल एस्टेब्लिशमेंट कितनी पावरफुल रही है और इस सारे दौरानिए में, जब जब से वो बेनजीर और नवाज शरीफ के बीच का एग्रीमेंट हुआ। इनफैक्ट उस एग्रीमेंट को भी अगर देखा जाए तो एस्टेब्लिशमेंट उसको किस नजरिए से देखती है? एस्टेब्लिशमेंट उसको इस नजरिए से देखती है कि दरअसल ये पीएमएलएन और पीपीपी के बीच का एक ऐसा एग्रीमेंट है जो बारी लेने से रिलेटेड है। एक बार तुम, एक बार हम, एक बार तुम, एक बार हम, कुछ इस तरह से, आप पावर में आ जाओ, आपको हम पावर में आ जाए, हमारे बाद फिर आप पावर में आ जाए, और वो बारी लेने से जुड़ा हुआ सिस्टम है। तो ये एस्टेब्लिशमेंट का मौकफ है उस एग्रीमेंट को लेकर, जो डेमोक्रेसी को रीएस्टेब्लिश करने के लिए दोनों ने किया था, नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो ने। तो मित्रों, और इस बात को और आगे लीजिए, तो अब आप वक्त ले लीजिए, मुशर्रफ का ही आप वक्त देखिए, जो कि हमारे लाइफ टाइम में हमारे सामने सब कुछ हुआ है। तो कि आप किस तरह से मुशर्रफ को उस समय के जो चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी ने बाय अ कोर्ट जजमेंट सीधे सीधे वार्निंग दी थी गवर्नमेंट को कि या तो आप मुशर्रफ के ऊपर ट्रीजन का मुकदमा, आर्टिकल 6 का मुकदमा लगाइए, और वरना हम गवर्नमेंट के खिलाफ एक्शन लेते हैं। उस समय कौन थे वहां पर? जनरल कियानी, आई गेस, यस, जनरल कियानी साहब मौजूद थे जब ये बातें हुई थी सारी। और फिर आप ये देखिए कि जब पूछा गया, या शायद राहिल शरीफ थी, आई एम नॉट कंफ्यूज, वन ऑफ देम वाज देयर, आई थिंक कियानी थे। तो उनसे जब बात की गई थी तो कियानी साहब ने हाँ कर दी थी, भैया ठीक, कोई बात नहीं, आपको अगर कोर्ट कह रही है तो आप कर लीजिए शुरू। आर्मी चीफ ने मना नहीं किया था इसके लिए, लेकिन आप खुद जानते हैं कि उस मुकदमे का बना क्या, कि चले थे कोर्ट जाने के लिए, पहुंच गए मिलिट्री हॉस्पिटल, और वहां से फिर सीधे बाहर निकल गए। तो और वो फिर वो बाकी जिंदगी बची हुई, कभी भी मुशर्रफ साहब वापस नहीं आए, न उन्होंने भी किसी कोर्ट केस का फैसला किया। और यहाँ तक सो मच सो कि आर्मी कितने इसके अगेंस्ट थी, इस सारी मामले को सुनने सुनाए जाने के खिलाफ, कि जब वकार सेठ की जो जज थे हाई कोर्ट, उन्होंने जब ये फैसला दिया था मुशर्रफ वाले केस में कि मुशर्रफ न सिर्फ एक्यूज्ड है, ही वाज कन्विक्टेड इन एब्सेंसिया, और ये कहा गया था कि अगर मुशर्रफ को वापस लाकर सजा नहीं दिया सकती है फांसी की, तो उनके मरने के बाद भी अगर उनको कब्र में भी गाड़ दिया जाए तो कब्र से निकाल कर उनको 10 दिन तक टांगा जाए चौराहे पर, ताकि लोगों को एक सीख मिले कि ऐसा कुछ नहीं किया जाना है। तो और आपने देखा उसके बहुत थोड़े वक्त बाद अचानक वकार सेठ गए, मर गए, है ना, और आज तक सवाल यह निशान है उनकी डेथ के ऊपर। तो वकार सेठ वाला किस्सा हुआ। फिर आप ये देखिए कि और उसके बाद जब मुशर्रफ की फैमिली की तरफ से बात कही गई कि अपने आखिरी दिनों में वापस आना चाहते हैं, तो आपको याद है यही बाजवा साहब की तरफ से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने उस वक्त क्या कहा था कि ये उनका हक है, अगर वो आना चाहते हैं तो आएंगे। सरकार के तमाम विरोध के बावजूद मिलिट्री का स्टेटमेंट आ गया था, चुप्पी छा गई थी, किसी की आवाज नहीं निकल रही थी उस वक्त। फिर अलग ये डिसीजन हुआ कि नहीं, वो नहीं आएंगे और वो कंट्रोवर्सी खड़े करना चाहते हैं, फैमिली ने मना कर दिया, फिर वो बाहर थी, और जब डेथ हुई तो अल्टीमेटली उनको लाकर यहाँ बाकायदा पूरे मिलिट्री ऑनर्स के साथ में दफनाया गया। तो आप पाएंगे कि दरअसल जो असली राज करने वाले लोग हैं, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कौन सी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है पाकिस्तान में, जो वाकई में सही लोग राज कर रहे होते हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के ही लोग होते हैं, और उनकी मर्जी के बिना पाकिस्तान में कोई पत्ता भी नहीं हिलता है। अगर हिलता है तो ऐसे पत्ते को इनडिसिप्लिन के लिए तोड़ दिया जाता है, और पत्तों से मतलब पॉलिटिकल पार्टीज या उनसे जुड़े लोग होते हैं, इससे और कोई मुराद नहीं। तो दोस्तों ये एक बात हुई। दूसरी तरफ पीछे क्या हुआ? दूसरी तरफ ये हुआ, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तमाम जो पाकिस्तान की जो बार एसोसिएशन हैं उनकी एक मीटिंग बुलाई, उनसे ये कहा कि आप चूंकि सुप्रीम कोर्ट में 57 हजार इस समय केसेस पेंडिंग है, तो लोगों को स्पीडी जस्टिस कैसे प्रोवाइड किया जाए इसको लेकर आप अपनी सजेशंस दीजिए। उस मीटिंग के दौरान तमाम लोग आए, तमाम बार एसोसिएशन ने पार्टिसिपेट किया उसमें, और उसमें एक जनाब जो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, वो आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग समसाकी, आई थिंक, बट वाइस चेयरमैन बेसिकली जो है पाकिस्तान बार एसोसिएशन के, तो उन्होंने सवाल किया काजी फाइज ईसा से, और उन्होंने पूछा कि जनाब आपकी जो फैसलाबाद वाली जजमेंट थी उसका क्या बना और उस पर कब इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो
उन्होंने कहा कि भाई अगर, और आपको याद है ना फैजाबाद धरना, मैं आपको अभी सी डिटेल देता हूँ, खैर मगर आप में से बहुत से लोग जो है वो जानते होंगे फैजाबाद का जो धरना हुआ था, उसके बाद में काजी भाई की जजमेंट आई थी और फिर क्या कुछ तमाशे हुए थे। तो अभी हम उस पर और बात कर लेते हैं। तो हुआ क्या कि जब ये सवाल पूछा गया उनसे, तो उन्होंने बताया कि साहब अगर मैं ये केस नहीं रीओपन करूँगा या एसटी जजमेंट का केस, तो क्या आप धरना देंगे? मतलब काजी भाई साहब ने उस बात को हँसी में, मज़ाक में टालने की कोशिश की, और वकील साहब ने, ये जो वाइस चेयरमैन साहब थे, इन्होंने पलट कर उसी टोन में जवाब दिया कि जी हाँ, उस केस में मैं धरना दूँगा। ये बात कब की है जनाब? 20 तारीख की। और 2 दिन बाद, परसों, ये फैसला आ गया कि 28 तारीख को उसकी सुनवाई हो रही है। फैजाबाद केस को की जो सुनवाई होने जा रही है, दोबारा से उस केस को खोला जा रहा है। यानी कि जजमेंट तो आ गई, उस जजमेंट के खिलाफ रिवीजन पिटीशंस या रिव्यू पिटीशंस डाली गई थी। रिव्यू पिटीशंस किसने डाली थी? आईएसआई, आईबी, और उसमें पॉलिटिकल एंटिटीज भी शामिल हैं। शेख रशीद, वो भी उसमें शामिल थे। तो इन लोगों की उसमें पिटीशंस आई, रिव्यू पिटीशंस आई, और ये कहा गया कि ये जो जजमेंट आई है काजी फैज़ की, उस वक्त वो जो उस सब जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी जो जजमेंट है, इससे जो तमाम आर्म फोर्सेस हैं उनका मोरल डाउन होता है। बेसिकली कई तरह के ऑब्जेक्शन उन्होंने दिए, लेकिन जो असली उनका जो ऑब्जेक्शन था वो यही था कि इससे आर्म फोर्सेस का मोरल डाउन होता है। तो इसके अलावा कोई कॉन्क्रीट उन्होंने रीजनिंग उसमें नहीं दी थी। बाकी सब आई मीन फिल्मी किस्म की थी चीजें। मैं फ्लिमजी कहूँ या फिल्मी कहूँ, एक ही बात है। तो खैर, तो उन्होंने ये किया कि यही कहा कि भाई आर्म फोर्सेस का मोरल डाउन होता है इसकी। खैर, अब वो 28 तारीख से उस पर सुनवाई शुरू हो रही है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिनेरियो मैंने आपको गिनाया, अब जरा देखिए जुडिशियल सिनेरियो में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर अब ये केस खुलने जा रहा है। 28 तारीख जब सुनवाई होगी तो होगा क्या? आईएसआई अपना आके मौकफ देगी कोर्ट में, या उनको रिप्रेजेंटेटिव वकील जो भी आए। सिमिलरली अप्लाइज फॉर आईबी, और इलेक्शन कमीशन भी उसमें शामिल है। इलेक्शन कमीशन को भी उसमें नोटिस है, इलेक्शन कमीशन भी आके बात कहेगा उसमें। इसी तरह से तमाम पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी बात रखेंगे। पॉलिटिकल पार्टी में तो वैसे किसी ने कहा शेख रशीद। अच्छा, अब आप मजा देखिए। फैजाबाद दरअसल धरना हुआ था, ये टीएलपी वाले धरने की बात हो रही है। ये टीएलपी का धरना क्यों हुआ था? टीएलपी का धरना ये इसलिए हुआ था, माफ कीजिएगा ये वीलॉग लंबा हो रहा है, मगर अगर मैं डिटेल आपको नहीं दूंगा तो आपको रेफरेंसेस में नहीं आएंगे। तो फैजाबाद धरना इसलिए हुआ था क्योंकि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो ये ओथ ली जाती है जब आप नेशनल असेंबली के मेंबर बनते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, तो उसमें एमपीए जिसको कहते हैं, मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली या एमएनए बनते हैं हम। तो उसमें क्या होता है कि जो शपथ लेते हैं तो उसमें होता है ना कि आई जो जो आप ओथ की जगह पर आई बिलीव की जगह पर वर्ड चेंज किया गया था। और तो वो उसको लेकर इन्होंने बड़ा हल्ला मचाया था। बेसिकली एस्टेब्लिशमेंट की स्पॉन्सरशिप थी, टीएलपी ने हल्ला मचाया था। आपको याद होगा इमरान खान प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका था उस वक्त, तो इनको लाने का। तो टीएलपी ने जब वो धरना किया, अच्छा नहीं, और फिर जब ये इसको लेकर बवाल मचा, प्रोटेस्ट शुरू हुए सारे में, तो सरकार ने अपना वो डिसीजन वापस ले लिया। पार्लियामेंट ने अपना किया हुआ फैसला जो चेंज किया था उस ओथ टेकिंग का, ओथ का, उसको वापस ले लिया, रिवर्स कर दिया, ओरिजिनल जो थी उसी को रखा। मगर प्रोटेस्ट बंद नहीं हुए और टीएलपी को बाकायदा लॉन्च किया गया इस धरने के लिए। अब जरा सोचिए, एक ऐसी बात के लिए धरना किया जा रहा है जो ऑलरेडी जिस डिसीजन को रिवर्स किया जा चुका है, लेकिन धरना जारी है। अब ऐसा पाकिस्तान में ही होता है, बट होता है, तो वो धरना जारी रहा। और जब तक वो धरना और पुलिस वाले वगैरह उसपे जब पुलिस को कहा गया उसको धरने को हटाने के लिए, और पुलिस ने उस पर अटैक किया, जो भी था, हटाने की कोशिश की। 173 पुलिस वाले उसमें जख्मी हुए थे, बहुत से उसमें मारे गए थे। तो दोस्तों, और फिर उसके बाद फौज बुला दी गई। जब फौज को आने के लिए कहा गया तो तुरंत सारा धरना खत्म हो गया। फौज के आने से पहले ही धरना खत्म हो गया, मगर तब तक ये जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ चुका था। अब ये जजमेंट उसके साथ, तो ये हुआ क्या, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ के यहाँ पर एक किसी केस के चलते डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो थे उनको पहुंचना था जब धरना चल रहा था। तो धरने के दौरान की बात है, तो जब उस हेयरिंग में वो 3 घंटे लेट पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि जनाब आप लेट क्यों आए?
तो उन्होंने बताया कि साहब मैं कैसे आता, मुझे तो इतना लंबा डिटोल लेके आना पड़ रहा है क्योंकि रास्ते में बैठे हुए हैं। अब है क्या, इस्लामाबाद में अगर आप बैठे हैं और पिंडी इधर से लाहौर जो आने वाले रास्ते हैं वो मर्ज जहाँ पर आकर होते हैं वहां पर आप उधर लगा हुआ है, तो फैजाबाद बीच में आता है। तो वो जब वहां पे आपका रास्ता बंद हो गया तो आपको लंबा डिटोर जो लेके आना पड़ा, तो वो 3 घंटे लेट आए। जब उन्होंने ये कंप्लेंट की तो कोर्ट ने उसका सुओ मोटो नोटिस लिया, और सुओ मोटो नोटिस लेने के बाद में दोस्तों उस पर फिर वो फैसला आया जिसका मैंने आपको जिक्र किया, वो काजी फायजीसा का फैसला था। और उसमें उन्होंने जो और तमाम रिकमेंडेशन थी, करीब 17 रिकमेंडेशन थी, उसके अलावा एक उन्होंने ये भी कहा जो जिस पर सबसे ज्यादा कंट्रोवर्सी बनी, वो थी कि फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को अपने इदारों के अंदर जो लोग इस धरने में पार्टिसिपेट कर रहे थे, जिनका की जो अपने ओथ से बेसिकली हट गए। ओथ में तो ये है ना कि आप किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, जो आर्म फोर्सेस के लोग हैं वो किसी भी तरह से शामिल नहीं होंगे पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। लेकिन जो लोगों ने अपनी ओथ तोड़ते हुए और जाकर इस तरह की शिरकत की, जिनमें जाहिर है आईएसआई उसमें जीडी ये थे अपने जो फैज हमीद शामिल थे, उसमें उनके नीचे सबॉर्डिनेट लोग शामिल थे, तो ये चैनल शामिल थे। चैनल 92 जो है उस धरने में खाना सप्लाई कर रहा था, आपको याद होगा। सारे चैनल्स उस सारे धरने को लाइव दिखाया करते थे, तो जाहिर है पूरा का पूरा माहौल बनाया गया था। और ये चैनल अपने आप नहीं कर रहे थे, जाहिर है वो इंस्ट्रक्टर थे ऐसा करने के लिए, है ना। और कौन इंस्ट्रक्ट करता है पाकिस्तान में? खलाई मखलूक, यू नो, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, जो भी कहें आप। तो ये उनका चल रहा था। तो जाहिर है इस सबको देखते हुए उन्होंने फिर ये अपनी जजमेंट में लिखा कि फौज, एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, जो एजेंसीज के लोग हैं, ऑफिसर्स हैं, वो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। डिपार्टमेंट्स अपने उन लोगों पर कार्रवाई करें जो इसमें शामिल थे। इसको लेकर बवाल मचा, यहाँ पर वो सारा क्लेश शुरू हुआ। और इसको फिर लेकर ये जजमेंट जब उनकी आ गई, तो फिर काजी फायजीसा के खिलाफ एक सिलसिला शुरू कर दिया गया। उनके खिलाफ एक झूठा रेफरेंस इमरान खान की गवर्नमेंट ने बनाया और वो आरिफ अलवी को भेजा। आरिफ अलवी ने बिना देखे सुने तुरंत प्रेसिडेंट को वहां सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में भेज दिया, और वो रेफरेंस की अगले दिन से सुनवाई शुरू हो गई। कौन थे ये? अपने जो अंदियाल वाला जो सारा ग्रुप था, ये वहां बैठा हुआ था। तो ये सिलसिला चला 1.5 से 2 साल, लगभग 1.5 साल वो केस चला था, जिसमें काजी फायजीसा के तमाम फैमिली को ह्यूमिलिएट किया गया एक तरह से। उनकी वाइफ को तक सुप्रीम कोर्ट बुलाया गया। तो कितनी ही बार ऐसा हुआ जब वो कोर्ट में आकर रो पड़ी बेचारी। मगर उसके बाद किस्मत का फैसला ये, बल्कि किस्मत का फैसला कहिए, भगवान का फैसला कहिए, अल्लाह का फैसला कहिए, कि वही काजी फायजीसा अब इस समय 17 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन चुके हैं। वो लोग जिन्होंने पिटीशन दायर की थी इनके खिलाफ, वो जेल पहुंच चुके हैं। शेख रशीद, वो टीएलपी के जो हेड थे तब के, वो अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं। उनकी डेथ को लेकर भी कहानियां हैं। माना जाता है कि उनकी यूटिलिटी खत्म हो चुकी थी तो उनको भी लौटा दिया गया। कोविड चल रहा था, पता लगा ओवरनाइट निकल गए। तो ये सिलसिले चल रहे हैं दोस्तों। तो ये जुडिशियल तूफान, अब पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल तूफान था, मैंने आपको जिक्र कर दिया कि कैसे मचा हुआ है इस वक्त, और जुडिशियल तूफान ये 28 तारीख को पूरी तरह शुरू होने जा रहा है। तो ये भी हल्ला मचेगा। मैंने आपको बहुत पहले से बात बतानी शुरू कर दी थी कि काजी फायजीसा के टेन्योर को तमाम पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, सिक्योरिटी की जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि काजी फायजीसा के वक्त पर जो फैसले आएंगे वो सारे हमारे मुताबिक आएंगे। और मैंने आपको तब भी इस बात के वार्न किया था, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मेरा ऐसा एस्टिमेट नहीं है। और अब आपको अभी 17 तारीख को उन्होंने लिया है, 27, 10 दिन भी नहीं हुए, हफ्ता नहीं हुआ है, और आप देख रहे हैं रंगत बदल रही है जुडिशरी में। लाइव टेलीकास्ट शुरू हो गए हैं, ये सब कुछ शुरू हो चुका है, और अब नहीं मालूम कि आगे और क्या क्या होने जा रहा है। तो दोस्तों ये सिलसिला अभी और आगे चलेगा। मैं दिन में अभी आपको इस बारे में और आज अपडेट देने जा रहा हूँ। आज दिन में कई व्लॉग दिए हुए हैं करने के लिए, तो दिन में हम अपनी बातचीत जारी रखेंगे सारे मसले पर। अभी के लिए चूंकि व्लॉग लंबा हो रहा है तो मैं इसको और लंबा नहीं घसीटना चाह रहा हूँ। हमारे करीब 24 मिनट हो चुके हैं, तो मैं इसको और लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि हम इस बात को कंटिन्यू करें, बजाय इसके कि एक ही व्लॉग में बहुत सारी बातें करना चाहूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड शेयर इट, और अपने कमेंट्स देना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा, और हम लोग अपनी बातचीत अगले वीडियो में जारी रखते हैं। तब तक के लिए हैव अ लवली डे।